So, very good afternoon to all of you. Good afternoon, Abir, Anmol and Prakti. Very good afternoon. अभी तो आई होप कि आप लोगों को कोई इस तरह का इशू नहीं होगा, and because we are now taking the classes from the institute as well, so I hope कि आपको इशू आपको नहीं होना चाहिए. तो हमने गुप्ता era ऑलमोस्ट कवर कर लिया था. आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास है. कल से हम आपका मिडिवल शुरू करेंगे. अभी देख लीजिए इनकी गुप्ता वाले जो आपने गुप्ता नेम पढ़ा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसको हमें समझ लेना है. जैसे पहला ये है कि गुप्ता पीरियड विटनेस, मतलब जो गुप्ता पीरियड है बेसिकली आप साइंस की बात कर लीजिए, आप लिटरेचर की बात करिए, हर फील्ड में इन्होंने बहुत बेस्ट काम किया. अब जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने नवरत्नास बेसिकली बना के रखे थे. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ नवरत्नास? तो नवरत्नास का कांसेप्ट ये था कि जो अपने फील्ड के बेस्ट लोग थे, जैसे बीट लिटरेचर, बीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीट म्यूजिक, तो जो अपने फील्ड के बेस्ट लोग थे वो क्या करते थे, उन नवरत्नास की ये लोग पार्ट थे. ठीक है, तो जैसे कि आपके महाकवि आपने कालिदास का नाम सुना होगा, जो कि संस्कृत टेक्स्ट के वेरी रिनाउंड नेम ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट, जिन्होंने अभी ज्ञान शाकुंतलम और ये सारी चीजें लिखी. तो ये सारे लोग आपके गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे, क्योंकि इन्होंने हर फील्ड में बेस्ट काम किया. इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री का, गुप्ता पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज भी कहते हैं. एक मिनट. ठीक है, तो इसको जो है हम गुप्ता एज का गोल्डन एज कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो हर फील्ड, कोई से भी फील्ड हो, उसमें इन्होंने बेस्ट काम करके दिखाया है. ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है. तो अगर पूछा है एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज क्या है, तो आपका गुप्ता एज है. और अगर मिडिवल हिस्ट्री का पूछेंगे तो आपका शाहजहां का पीरियड गोल्डन एज है, वो हम मिडिवल सेक्शन में देखेंगे. इसके अलावा जैसे हड़प्पा सभ्यता से हमें पता है कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन शुरू होती है, यहाँ से मतलब भगवान का कंसेप्ट तो शुरू हो गया था, लेकिन बेसिकली जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम है, तो जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं वो सारी चीजें आपके गुप्ता पीरियड से शुरू होती है. टेम्पल कंस्ट्रक्शन की चीजें आपके गुप्ता पीरियड से शुरू होती है. जैसे कि आपका झांसी में देवगढ़ का एक टेम्पल बनाया गया, और उसके बाद गहरवा का टेम्पल बनाया गया इलाहाबाद में. तो ये सारा की सारी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है बेसिकली आपकी गुप्ता पीरियड से शुरू होती है. अब अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, तो टेम्पल कल मैंने आपको बताया था कि बुद्धा की जो स्टैचू बनी है वो दो आर्ट फॉर्म में बेसिकली बनी है. एक तो आपका गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, जिसको ग्रीक से सपोर्ट किया था, और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है जो पहले से ही इंडिया में बेसिकली अवेलेबल था. राइट, तो इसी तरीके से जो आपका टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक को कहते हैं नागरा स्टाइल और एक को कहते हैं बेसरा स्टाइल. नागरा स्टाइल क्या है कि जिस वे से आपकी जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है नदर इंडिया में होती है, उसको हम कहते हैं नागरा स्टाइल. और जिस मतलब स्टाइल से जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है वो सदर्न इंडिया में होता है, उसको हम कहते हैं बेसरा स्टाइल, सॉरी द्रविड़ स्टाइल. अब इसका मतलब देखिए, तो नागरा स्टाइल में जो टेम्पल का ये जो आपका शिखर होता है बिल्कुल सीधा बनता है, और जो आपका द्रविड़ स्टाइल में ये जो ये है वो पिरामिड जैसा बनता है ऐसा. ठीक है, इसके बेसिस पे हम जो है
टेम्पल आर्किटेक्चर को दो फॉर्म में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पर जो गुप्ता आर्किटेक्चर है, गुप्ता टेम्पल से बेसिकली नदर इंडिया में ही ज्यादातर फेमस रहा है। सिर्फ नागरा स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसको इन्होंने बेसिकली प्रमोट किया है। अब इन्होंने मोनोलिथिक पिलर्स बनवाए हैं। अब मोनोलिथिक पिलर्स का मतलब क्या होता है? मोनोलिथिक पिलर्स का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा सीधा बने, जहां पे कहीं मतलब सीधी सीधी एक ही पूरे रॉक की कार्विंग की गई और उसी पे पूरा बना दिया क्या, इस पे कुछ चीजें लिख दी गई, उसको कहते हैं मोनोलिथिक। मतलब एक ही स्टोन पे पूरी पूरी पिलर्स बना दिए गए। अब इसी में अगर डिफरेंट डिफरेंट आप स्टोन्स का यूज करेंगे तो दैट इज नॉट मोनोलिथिक। मोनोलिथिक जहां पे एक ही स्टोन का यूज करके चीजें बनाई जाती है, इसको कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब बेसिकली दूसरा जो है वो ये है कि इन्होंने इनके समय पे पेंटिंग्स में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब पेंटिंग्स के काम की अगर आप बात करिए तो जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं, उस अजंता और एलोरा की गुफाओं में बुद्धा की बेसिकली पेंटिंग की गई, जिसमें बुद्धा की जो बहुत फेमस पेंटिंग है, इसमें इसका नाम है पद्मपाणि। पद्मपाणि, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मपाणि टेम्पल, पद्मपाणि पेंटिंग कहाँ है? तो पद्मपाणि टेम्पल, जिसमें कि बुद्धा को क्या किया गया है, एक वो लोटस हाथ में लिए हुए हैं, तो वो पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है। अब सोचिए कि इतने पुराने टाइम की पेंटिंग भी आज तक सर्वाइव कर रही है, तो डेफिनेटली दे हैव यूज्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, सर्टेन काइंड ऑफ टेक्निक। जो मटेरियल्स का उन्होंने यूज किया है वो मटेरियल्स इतने लॉन्ग लास्टिंग थे कि इतने पुराने होने के बाद भी हम क्या है उनका इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने कहते हैं इनकी जो पेंटिंग है, चाहे से वो अजंता स्टाइल की पेंटिंग हो या एलोरा स्टाइल की पेंटिंग हो, कहते हैं श्रीलंका से इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, श्रीलंका की जो पेंटिंग है उसको हम सिलगिरिया पेंटिंग कहते हैं, और सिलगिरिया पेंटिंग से इनकी पेंटिंग जो है इन्फ्लुएंस थी। फिर हमने देखा कि समुद्रगुप्त है या जो भी स्कंदगुप्त थे, इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, इसलिए गुप्ता एज को नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले किंगडम के एम्पायर के रूप में भी जाना जाता है। अब जो आपका चंद्रगुप्त सेकेंड है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके टाइम के बाद मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उसके सक्सेसर्स ने बेसिकली सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी इशू किए, अदरवाइज पहले सिर्फ गोल्ड के कॉइन्स ही इशू हो रहे थे। फिर अब सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है संस्कृत लैंग्वेज का पेट्रोनाइजेशन, क्योंकि जो महाकवि कालिदास है वो इन्हीं के टाइम से थे, बेसिकली गुप्ता के टाइम से महाकवि कालिदास थे। इसीलिए कहते हैं कि गुप्ता एरा सबसे बेस्ट पीरियड है जहां पे संस्कृत लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया गया है। संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारा काम हुआ, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कालिदास का, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम जैसी जो बुक्स है वो लिखी हुई है। अब समुद्रगुप्त को मैंने कल भी आपको बताया था कि समुद्रगुप्त की जो कोर्ट पोएट है उनका नाम है हरिशन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है जो कि इलाहाबाद में सिचुएटेड है। वहां उसको पढ़ के हमें समुद्रगुप्त ने बेसिकली क्या क्या बेसिकली विक्ट्री वगैरह ली है वो सारे हमें प्रयाग प्रशस्ति पढ़ के पता चलता है। कि चंद्रगुप्त जो सेकेंड है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमें ये बात पता है कि उनके कोर्ट में नवरत्नास थे और कालिदास उनमें से एक थे। नवरत्न मतलब जो अपने फील्ड के बेस्ट लोग थे वो होते हैं नवरत्न। इन्हीं के टाइम पे पंचतंत्र की स्टोरी लिखी गई, जो बचपन में आपने पढ़ी होगी, पंचतंत्र की स्टोरी जो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था उपनिषद और वेद। याद करिए जब आर्यन से हम पढ़े थे तो वेद पढ़े थे, वेद का ही थोड़ा सा जो आगे का जो वर्जन है उसको हम पुराण कहते हैं। तो वेदों के बाद जो पुराण का जो कंसेप्ट है वो हमने इस पीरियड में देखा कि पुराणास का जो कंसेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है। अब महाभारत और रामायण, ये जो है बेसिकली जो आपकी तुलसीदास वाली बुक है, जो कहते हैं कि दो बुक है, एक है रामायण और दूसरी बुक है रामचरितमानस। देखिए ये है रामायण और एक बुक है आपकी श्री रामचरितमानस। कहते हैं ये रामायण बुक है ये वाल्मीकि ने लिखी है और ये प्योरली संस्कृत में लिखी हुई बुक है। और जो आप लोगों के घर में अगर जो पाठ वगैरह होता है वो श्री रामचरितमानस का है, ये बुक आपकी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी हुई है। ठीक, तो महाभारत और रामायण जो ये बुक है बेसिकली, जो इसका प्रेजेंट फॉर्मेट हम देखते हैं वो गुप्ता टाइम में ही किया गया है। उसके अलावा गुप्ता टाइम में आपकी एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मेडिसिन हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया गया। जैसे कि आपके वराहमिहिर का नाम आपने सुना होगा, सुश्रुत का नाम सुना होगा, चरक का है, तो ये सारे लोग इन्हीं के टाइम पे, गुप्ता के टाइम पे ही रहे हैं। और क्या है गुप्ता के टाइम में इंपॉर्टेंट चीज, तो ये जो है मतलब एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, ये सारा का सारा चीजें हमें गुप्ता टाइम में देखने को मिल जाए। तो आई बात समझ में, इसमें कोई आपको डाउट है तो जल्दी क्वेश्चन करिए फटाफट। बताइए हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? बी श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, द गुप्ता किंग हु वाज द प्लेयर ऑफ वीणा? ये हमने कल भी किया था। वीणा को मतलब बजाते हुए किसको, वो जो गोल्ड कॉइन्स है उसमें वीणा बजाते हुए दिखाई गए, किसको? एनीवन याद नहीं है आपको? कल हम लोगों ने किया था ना कि हाँ बी, वेरी गुड, समुद्रगुप्त को उनके कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दिखाई गया है। अब बताइए द गुप्ता किंग हु डिस्ट्रॉयड द सकाज, शकों को किसने हराया था?
शकों को किसने डिफीट किया था? फिर इसके बाद जो है शक संवत चंद्रगुप्त। वेरी गुड। द गुप्ता रूलर हु रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक फॉर द सेकंड टाइम। सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर कराया है? बताइए। इसमें से अगर तुक्का लगाना, लेट्स से कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तुक्का लगाना है तो कैसे लगाएंगे? क्या आपने विष्णुगुप्त का नाम सुना? नहीं, विष्णुगुप्त तो होगा नहीं, रामगुप्त होगा नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता है इसने रिपेयर रिपेयर कुछ कराया नहीं, उसने सिर्फ विक्ट्री ली है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए या सी? बताइए। कल की क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था सुदर्शन लेक के बारे में। इसका मतलब सही आंसर है या समुद्रगुप्त सही आंसर है? आई एम वेटिंग। ए, स्कंदगुप्त। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त वाज, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट का क्या नाम था? हरीश। द लैंग्वेज पेट्रोनाइज बाय गुप्तास वाज, किस लैंग्वेज को उन्होंने पेट्रोनाइज किया है? संस्कृत। वेरी गुड। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन इसको करिए। हु डिथ्रोन द मॉडर्न डायनेस्टी, मॉडर्न डायनेस्टी को डिथ्रोन किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। विच मॉडर्न एम्परर वेंट टू श्रवण बेलगोला अलोंग विद भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कौन चला गया था? श्रवण बेलगोला याद करिए, श्रवण बेलगोला कौन गया था? ये गए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन धर्म को बाद में, जो भद्रबाहु उन्होंने उसको जैन धर्म में सारी चीजें समझाई थी, और उसके टाइम पे अकाल आ गया था, तो वो क्या चल रहा, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए थे। और अशोका के बारे में तो ये कि अशोका ने तो धर्म की यानी कि बुद्धिज्म को अपनाया था। तो करेक्ट आंसर भी चंद्रगुप्त मौर्य। आप रिवाइज नहीं करते ना, तो प्राप्ति का आंसर सही है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द मौर्य एम्पायर बाय डिफीटिंग द, किसको डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? नंदास, नंदास। वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ, किसके फॉलोअर बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य? जैनिज्म। बताइए। इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ मौर्यas who among the following are in charge of the collection of all revenues in the empire? कौन रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता था? याद नहीं है? युक्त तो नहीं, समाहर्ता या संविधाता? बताइए। देख के बताओ। अच्छा, ऐसे तो आपको याद नहीं होगा, देख के बताइए कि जो है रेवेन्यू का कलेक्शन कौन करता था? समाहर्ता या संविधाता? अगला देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन कि ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन, किसने उन्होंने बोला था कि सारे लोग मेरे बच्चे जैसे हैं? इसका आंसर है सी, लुम्बिनी पिलर। अच्छा बताइए, इसमें जो अशोका की बेसिकली जितने भी उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखे उसको किसने डेसिफर किया था, यानी पहली बार किसने पढ़ा था? इसका आंसर आपका जेम्स प्रिंसेप। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा है। अब बताइए, सुंगमित्रा रूलर अग्निमित्र, सुंगमित्र जो रूलर है, इसका अग्निमित्र जो मतलब रूलर था, सुंग का जो रूलर है अग्निमित्र, उसके बारे में एक बुक लिखी गई है। वो बुक क्या है और किसने लिखी है? बेसिकली कालिदास ने वो बुक लिखी है, लेकिन मैं आपको उसकी स्टोरी बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये इस बुक का नाम था मालविकाग्निमित्रम। जैसे अभी आप लोग नाम बना देते हैं ना, विरुष्का, ये वो, तो मतलब हीरो मतलब एक्टर एक्ट्रेस के नाम कंबाइन करके बनाया जाता है। ऐसे सुंगर रूलर था अग्निमित्र, इसकी लव स्टोरी है मालविका के साथ, और इस लव स्टोरी को कालिदास ने संस्कृत में लिखा है। तो मालविका और अग्निमित्र की जो मतलब स्टोरी को कालिदास ने लिखा है, और बुक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। ठीक, याद रहेगा, मालविकाग्निमित्रम। अच्छा बताइए, किसने देवानाम प्रियदर्शी टाइटल को होल्ड किया है? देवनाम प्रियदर्शी टाइटल किसका है? ये तो याद होना चाहिए। एनीवन? देवानाम प्रियदर्शी किसको कहते हैं? हिस्ट्री बोरिंग लगती है आपको? क्या बात है कि आप रिवाइज नहीं करते? मॉडर्न टाइम का भी आपको याद नहीं है? किसी को भी नहीं याद है? एनीवन? देवनाम प्रिय, अच्छा टेल मी, याद है या नहीं? यस और नो? प्लीज आंसर यस और नो। नहीं याद है तो याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोरिंग लग रही है हिस्ट्री आपको? यस और नो? बोरिंग लग रही है?
क्योंकि आप लोगों को तो मैंने पॉलिटिकल बैच में देखा है, और इवन अबीर वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट की मतलब क्या कहते हैं कि मतलब ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे में कभी भी पूछती थी तो आपको याद रहता था। बहुत ज्यादा है याद करने को, बट दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स की जो मतलब बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तो देखिए, देव नाम पे जैसे यानी देवों का प्यारा राजा, ये अशोक ने कहा था कि मैं हूँ देवों का प्यारा राजा। और आपको मैंने बताया था कि श्रीलंका में एक कोई किंग था तिस, उसने एक टाइटल होल्ड किया था, तो उसी से अशोका ने ले लिया था। अच्छा बताइए, रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर, द फर्स्ट स्टूडेंट हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया वाज, गिरनार एरिया में सुदर्शन लेक बनाई गई थी। सुदर्शन लेक को किसने बनाया था? स्कंदगुप्त ने तो रिपेयर कराया था। सुदर्शन लेक को बनवाया किसने? ए। Which of the following languages were patronized by the Jainas to preach their doctrine? जैन लोगों ने कौन सी लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया था? प्राकृत, प्राकृत को किया था। अच्छा बताइए, किस रिलीजन में 24 तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर किसमें थे? जैनिज्म। गौतम बुद्ध कहाँ पे उनका बॉर्न हुआ? गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे है? अभी लुम्बिनी कहाँ पे है? पता है लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। वेरी गुड। बताइए, हु वाज द मदर ऑफ महावीरा? महावीरा की में से मदर का नाम क्या है? त्रिशाला। यशोदा उनकी वाइफ का नाम। अच्छा ये बताइए, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पेट्रोनाइज्ड बाय अशोका। एक एक करके याद कराए थे ना। पेट्रोनाइज मतलब कौन से राजा ने किया था? पेट्रोनाइज का मतलब होता है किस किंग ने इसको मतलब सपोर्ट किया था। वो तो आप ये बता रहे हैं दैट इज की उसकी चेयरमैनशिप किसने की थी। यहाँ पे पेट्रोनाइज का मतलब होता है अबाउट द किंग। ठीक, तो अशोका। अच्छा बताइए, व्हाट इज मिलिंद पन्हू? मिलिंद पन्हू क्या है? कल भी ये बात हम लोगों ने की थी। मिलिंद पन्हू क्या है? डी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। वेरी गुड। Where did Lord Buddha breathe his last? मतलब जो बुद्धा का लास्ट ब्रेथ है वो कहाँ पे है? कुशीनगर। ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन, देखिए इसको बता देते हैं। जैसे हिंदुओं में होता है शगुन और निर्गुण। शगुन निर्गुण का क्या मतलब है कि जब आप मतलब भगवान को एक आइडलाइज कर देते हैं, जैसे ये जो बंदर जैसे दिखेंगे वो हनुमान जी हैं, जो हाथ में मुरली लेके बिल्कुल बड़े सुंदर से दिखते हैं वो कृष्ण भगवान है। तो ये होता है शगुन, शगुन भक्ति। ठीक है। निर्गुण का मतलब होता है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई भी शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब जहाँ पे हम गॉड को किसी भी आइडियल में नहीं डालते हैं, उसे हम कहते हैं निर्गुण। तो ये तो बात हुई आपकी हिंदुइज्म की, जहाँ पे शगुन और निर्गुण में क्लासिफाई किया गया है। इसी चीज को बुद्धिज्म में हम कहते हैं हीन यान एंड महायान। हीन यान एंड महायान। तो महायान वो सेक्ट है जहाँ पे बुद्धा को मूर्तियों में दिखाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि महायान मतलब कि जहाँ पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाले ग्रीक के थे, तो उन्होंने बुद्धा को बड़ा सुंदर सा घुंघराले करली हेयर्स ड्रेपरी के साथ ये सब दिखाया था। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वाले ने भगवान बुद्ध को ध्यान करते हुए ये सब दिखाया था। तो हीन यान क्या है जहाँ पे भगवान को मतलब भगवान बुद्ध को उनके सिंबल से याद करते हैं कि मतलब इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है ना। तो जहाँ पे सिंबल यानी निर्गुण और हीन यान लगभग आप सिमिलर लेके चलेंगे। और महायान का मतलब है जहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती है, जहाँ पे बुद्धा की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, उसको महायान कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन हीनयान, महायान, वैष्णव और शैव। आप बताइए क्या होगा? महायान। वेरी गुड। अलेक्जेंडर के ट्यूटर कौन थे जिन्होंने फिर अलेक्जेंडर को कहा था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। वेरी गुड। आप ये बताइए, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ, अजंता एलोरा में किसकी कहानियां हैं? जातक कथाएं। बुद्धा की स्टोरी को हम जातक कथाएं कहते हैं। इन विच लैंग्वेज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटक कंपोज्ड ऑफ? बुद्धा की मतलब अच्छा तीन पिटक कौन कौन से बुद्धा के? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर बुद्धा की जो ये स्तूपास होते हैं, स्तूपा के ऊपर तीन हर्मिका होती है, इस तरह के तीन वो होते हैं, जिसमें पहला का मतलब होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब होता है धम्मम शरणम गच्छामि, और इसका मतलब होता है संघम शरणम गच्छामि। ठीक। तो बताइए बुद्धा के जो पिटक है उनको किस लैंग्वेज में पेट्रोनाइज किया गया है? प्राकृत, प्राकृत में किया गया है। अच्छा यवनिका, यवनिका का मतलब होता है कर्टन,
ये किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है? तो मैंने आपको बताया था कि कुषाण जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने काली मिर्च, पर्दे, मतलब जो ओवरकोट्स होते हैं ना, ओवरकोट्स बेसिकली में इंडिया में बहुत फेमस नहीं थे, तो ओवरकोट्स को लाने वाले आपके कुषाण थे। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अच्छा बताइए कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले किंग कौन से हैं? गुप्तास। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, which one of the following dynasties was associated with Gandhara school of art? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट यानी यहाँ पे बद्दा की टाइप, कुषाण नहीं, हाँ कुषाण करेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं पोस्ट गुप्ता एरा में क्या हुआ। अच्छा, इतने में कहीं कोई आपको डाउट है, कोई समस्या है? जितना हमने कर लिया सब क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट आपका पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री बेसिकली खत्म कर दी। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एम्परर और आपका किंगडम दो चीजें होती है। जब वहां पे किंग और होते हैं उनका किंगडम होता है, और जब कोई पार्ट इंडिया के पूरे पार्ट को कंसोलिडेट कर देता है तो वो होता है एम्पायर, यानी वहां पे एम्पायर हो गया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने दो एम्पायर की बात की, एक तो मॉडर्न एम्पायर, और मॉडर्न के एम्पायर के बाद जब मॉडर्न एम्पायर बेसिकली टूट गया तो वहां से पोस्ट मॉडर्न में हमने देखा छोटे 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 से किंगडम बन गया। अगेन फिर गुप्ता टाइम आते आते कि पूरे इंडिया को कंसोलिडेट कर लिया गुप्ता रूल से, और उसके बाद वो बन जाता है गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर के बाद में जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को बेसिकली, जब गुप्ता एम्पायर में टूटता है, गुप्ता एम्पायर टूटने के बाद फिर से इंडिया में छोटे छोटे पावर्स का इमरजेंस होता है, जिसको कहते हैं पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बाद में बेसिकली जो मेन पावर्स का इमरजेंस होता है वो थे आपके पहले हून, फिर मौखरी, मैत्रक, पुष्यभूति और गौड़। इतने पावर्स का इंडिया में इमरजेंस होता है। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये लोग क्या है। तो जो देखिए ये जो इनका बेसिकली अगर इमरजेंस आप देखिए तो ये है मौखरी, बिल्कुल आसपास कन्नौज वाला जो एरिया यूपी के कन्नौज वाला, वहां पे मौखरी है। यूपी से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे पंजाब के आसपास का जो है वहां पे पुष्यभूति है। ये जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे मैत्रक है। ये जो लेट गुप्ता है, मतलब कि गुप्ता के बाद भी जो लोग थे वो हटे तो थे, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर यहाँ पे थे, मतलब सिर्फ कहा तो पूरा गुप्ता एम्पायर ऐसा था, ये इतने में बचे थे। ये आपके चालुक्यास का एरिया है। यहाँ पे आपके चोल चेर पांड्य, जिनको हमको साउथ इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हून्स के बारे में। तो हून्स वर बेसिकली इन्वेडर्स। मैंने आपको बताया था इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है। जब हम मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत ही आपकी इन्वेजन से होती है। इंडिया में होने वाले इन्वेजन से आपकी मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ऐसे ही इन्वेडर, इन्वेडर का मतलब होता है कि आओ कहीं लूटो और लूट के चले जाओ, तो उसको हम कहते हैं इन्वेजन करना, इन्वेड करना। तो सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं हूण। हूण क्या है? सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोग थे। जो सेंट्रल एशिया में यहाँ पे आपका चाइना, ये है आपका इंडिया, बीच में जो देश है, अभी भी आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पे है मंगोल नाम का देश, मंगोलिया नाम का कंट्री। और इस मंगोलिया में रहने वाले लोग कौन है? तो मंगोल से। इन्हीं मंगोलों का एक राजा था जिसको कहते हैं चंगेज खान। और चंगेज खान आएगा आपके स्पेशली आपके मिडिवल हिस्ट्री में। तो जो सबसे पीक का राजा था वो आपका चंगेज खान था। उसके पहले भी जो हूण्स थे, हूण्स का काम क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाओ, लूटो और लूट के अपने कंट्री में आके सीधे सीधे खाओ। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आए थे इन्वेजन करने, इसके अलावा ये ईरान यानी पर्शिया में और हंगरी में भी इन्होंने इन्वेशन करके उसको लूटने की कोशिश की थी। इसी फेज में ये लोग जब इंडिया में आते हैं लूटने की कोशिश करते हैं, तो थोड़े समय तक वो लोग इंडिया में बसते हैं, मतलब थोड़े समय तक जो उनका रूल है। तो इनका जो बेसिकली रूल है वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ये तो इन्वेजन करने आए थे, ये तो आए थे लूटने के लिए, लूट के जाने के लिए, राइट। तो बस ये इतने के लिए आए थे। तो इनका जो रूल है बेसिकली सिर्फ वेरी शॉर्ट में 30 पीरियड्स तक ही इनका रूल है। ये लोग जब आते हैं तो उस समय आपके गुप्ता रूलर कुमार गुप्त का टाइम था। तो कुमार गुप्त के टाइम पे ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वापस चले आते हैं। कुमार गुप्त के बाद फिर स्कंद गुप्त के टाइम में अगेन इंडिया में पेनिट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद मतलब स्कंद गुप्त का जो टाइम होता है वहां से धीरे धीरे इन्होंने इंडिया में बसने की शुरुआत कर दी। लेकिन फिर भी देखिए इंडिया अगर ये है कि सदर्न इंडिया है, यहाँ पे रूल्स का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, ये यहाँ पे आते हैं और इतने एरिया में कंसोलिडेट रहते हैं। उसके बाद फिर जब उनको लग जाता है कि हाँ हमने सब कुछ मतलब बनाने की जरूरत है, और जब ये करने के बाद इन्वेडर्स का क्या होता है कि वो स्टे नहीं करते, किसी भी चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर भी रहता है। तो एट मतलब आफ्टर 30 years दे जस्ट मतलब के वापस रहते हैं, दे जस्ट रिटर्न टू देयर प्लेस। उसके बाद क्या है, इनका जो सबसे मेन रूलर है वो है तोरम, और जो सबसे पावरफुल रूलर है वो है मीरपुर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट रूलर कौन है, बेस्ट रूलर मतलब कि जिसने इंडिया के वेलफेयर के लिए भी काम किया, तो वो आपका तोरमन था, एक तोड़ामन था। और जो सबसे पावरफुल या कल्चर्ड था तो वो मीरपुर था। तो हूण के बाद में हमें दो किंग्स का याद नाम रखना है, तो तोड़ामन और दूसरा मीरपुर। दूसरा हमें हूणों के बारे में एक बात याद रखनी है कि बेसिकली इन्होंने दो बार में बेसिकली इंडिया में अटैक करने की कोशिश की थी। एक तो कुमार गुप्त के टाइम पे, तो कुमार गुप्त के टाइम पे दे आर नॉट सक्सेसफुल एट ऑल, दे वर नॉट सक्सेसफुल। अगेन वो लोग स्कंद गुप्त के टाइम पे आते हैं और नदर इंडिया में ही कंसोलिडेट होकर रह जाते हैं।
ठीक, क्योंकि ये लोग इन्वेडर्स है तो ये लोग इंडिया में ज्यादा टाइम तक बसने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ 30 ईयर्स तक ये लोग इंडिया में बसते हैं, राइट। इतनी बातें क्लियर हुई मून्स के बारे में। अब देखिए मॉकरीज कौन थे। तो ये जो कन्नौज वाला एरिया आपको पता है, यूपी में जो कन्नौज वाला एरिया है वो किस लिए फेमस है? व्हाई इज कन्नौज इज फेमस फॉर? कन्नौज इज फेमस फॉर, आपने इत्र का नाम सुना है? इत्र, जो आपका अभी मॉडर्न डे परफ्यूम है, हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं। आपने इत्र का नाम सुना है? जो पूजा वगैरह में भी यूज होता है। इवन इत्र इज अ काइंड ऑफ परफ्यूम जो कि छोटे से बॉटल में आता है और बहुत ज्यादा मतलब अजीब सी इसकी स्मेल होती है। इत्र काइंड ऑफ परफ्यूम। तो कन्नौज इज फेमस फॉर बेसिकली इत्र, राइट। तो ये कन्नौज वाला एरिया है, यहाँ की जो डायनेस्टी थी उसको हम कहते हैं मौखरी डायनेस्टी। इनका जो किंग बाद में हुआ है उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हमें क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो देखिए कन्नौज वाले पहले इस एरिया को देख लीजिए, यहाँ पे है आपको मौखरी डायनेस्टी। ठीक, इस मौखरी डायनेस्टी के बारे में हमें जानना है कि कन्नौज वाले एरिया में था, और उसके बाद ये जो मगध वाला एरिया जो कि बाद में टूट गया था कॉलेज के बाद, वहां के कुछ पार्ट्स को ये कवर करता था। और बाद में मतलब इन्होंने क्या किया कि जो गुप्ता डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो कर दिया, यहाँ पे पोस्ट गुप्ता थे आपके, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया यहाँ पे आपके पोस्ट गुप्ता थे, इन्हीं को धीरे धीरे इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया। तो गुप्ता आपकी जो मालवा रीजन है यहाँ पे आके सेंटर होंगे, बाकी ये पूरा का पूरा जो है वो मौखरी डायनेस्टी के पास चला गया था। मौखरी डायनेस्टी को अलग से भी पढ़ते हैं। ये इसके बाद जो डायनेस्टी है वो है आपकी मैत्रक डायनेस्टी। मैत्रक का जो सबसे मतलब ये जो ये वाला रीजन है इसको, गुजरात वाले रीजन को हम सौराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली मौत्रक कौन है? मौत्रक जो है ईरानियन है, ईरानियन यानी पर्शियन थे। ये वाला अगर यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ से ये लोग आए थे, ईरान वाले थे। बेसिकली दे आर आल्सो काइंड ऑफ इन्वेडर्स, कह सकते हैं कि ये भी इन्वेडर्स है। अब ईरान से आएंगे तो जाहिर सी बात है पहले कौन सा जगह पड़ेगी? तो पहले पड़ेगा गुजरात। यानी सबसे पहले जहाँ पे इन्होंने अपना सारा कुछ बनाया वो आपका गुजरात वाला एरिया था। तो सबसे पहले ये लोग यहाँ पे बसते हैं गुजरात वाले एरिया में, और इसका जो नाम था वो सौराष्ट्र था, जैसे मैंने आपको बताया। तो इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई वो भी इसी गुजरात वाले एरिया में बनाई, इनकी कैपिटल थी वल्लभी। अब वल्लभी को ये जो मैथड थे इन्होंने बहुत बड़ा सेंटर बनाया, किसका? लर्निंग का, कल्चर का, ट्रेड का, कॉमर्स का। अब कॉमर्स और ट्रेड के सेंटर के लिए जरूरी है कि आपके पास पोर्ट होना चाहिए, तभी तो आप ट्रेड और कॉमर्स कर पाओगे। तो ये जो पोर्ट देखिए गुजरात वाला जो एरिया है यहाँ पे, क्योंकि ओशन से कनेक्टिविटी तो इन्होंने पोर्ट वगैरह डेवलप कर लिया। तो ट्रेड और कॉमर्स को इन्होंने फैसिलिटेट किया, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने वाला इनका किंग था उसका नाम था भतारक या उसका नाम जो भातार्क था, भातार्क था। और उसके बाद इसी के टाइम पे, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पे आके बस गए थे, उसी के टाइम से आप देखेंगे कि अभी जैसे मिडिवल इंडिया में शुरू करेंगे तो आप इसमें नाम सुनेंगे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। ये जो है तुर्क और अरबियंस का इंडिया में बेसिकली एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। जैसे आपको पता था कि इंडिया में बहुत पैसे है, बहुत सारा गोल्ड है, तो हमें जाके इंडिया को लूटना चाहिए। और सबसे ज्यादा टाइम तक ये लोग यहाँ पे आपका सेंटर था, जिनको भी अटैक करना चाहिए पर्शिया वाले रास्ते से आते थे। तो सबसे मैक्सिमम टाइम तक इन्वेजन झेलने वाली अगर कोई होते तो मैथक थे। मैथक ही जो है उनको रोकते थे। बाकी मतलब सोचिए कि जितने भी तो ये लोग होते इंडिया के अंदर ये एंटर ना कर पाए, इसका जो मेन काम किया है वो आपके मैथक रूलर्स से ही किया। याद रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पुष्यभूति। और ये जो पुष्यभूति है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना, मौखरी, मौखरी से ही रिलेटेड है आपके पुष्यभूति। तो पुष्यभूति टाइम पे जो आपका कन्नौज वाला एरिया है, कन्नौज वाले एरिया को हम कहते थे थानेश्वर। ठीक है, तो पुष्यभूति वाला एरिया जहाँ पे कन्नौज सेंटर्ड है उस एरिया को हम कहते थे थानेश्वर। तो थानेश्वर वॉज द कैपिटल ऑफ पुष्यभूति। तो कैपिटल क्या थी लोगों की? वो थी आपकी थानेश्वर। ठीक, अब इनका जो सबसे मेन किंग था, इनका जो सबसे सुपीरियर किंग था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का ही बाद में बेटा होता है हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन का मतलब जो प्रभाकर वर्धन वो उसके मेन लीडर रहते हैं। प्रभाकर वर्धन ने अपने लिए टाइटल होल्ड की, जैसे अशोका ने की, सबने की, तो इन्होंने जो अपने लिए टाइटल होल्ड की इसका मतलब परम भट्टारक महाराजा धीराज। ठीक, परम भट्टारक महाराजा धीराज प्रभाकर वर्धन ने बहुत सारे मैरिज अलायंसेस किए। ठीक है, बहुत सारे लोगों से शादी वादी की। तो इससे क्या हुआ कि जो इनका मौखरी डायनेस्टी, मतलब कि जो बेसिकली जो मौखरी डायनेस्टी कन्नौज वाली, तो मौखरी डायनेस्टी और पुष्यभूति में क्या रिलेशन है? तो पुष्यभूति जो डायनेस्टी के प्रभाकर वर्धन थे, इन्होंने मौखरी डायनेस्टी में शादी कर ली। जिससे क्या हुआ कि मौखरी डायनेस्टी और पुष्यभूति डायनेस्टी, कन्नौज और थानेश्वर मिलकर एक बहुत बड़ी डायनेस्टी बन गई। देखिए ये है आपका, ये वाला जो, एक मिनट इसको ड्राफ्ट कर दे तो समझ में आएगा।
ये थी मौखरी डायनेस्टी और ये थी पुष्यभूति डायनेस्टी जहाँ का राजा था आपका प्रभाकर वर्धन। और ये मौखरी डायनेस्टी ने क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लिया, शादी वादी कर ली, तो ये पूरा का पूरा एरिया एक हो गया। अब इस पूरे एरिया को इन्होंने बोल दिया आपका थानेश्वर का रीजन, जबकि थानेश्वर आपका इनके पास था, प्रभाकर वर्धन के पास मौखरी डायनेस्टी थी। जब इन दोनों ने शादी कर ली, इन दोनों के बीच मैट्रिमोनियल अलायंसेस बन गए, तो एक बड़ा थानेश्वर नाम का पूरा रीजन बन के निकलता है। ठीक, अब इसमें हमें अभी आगे और पढ़ना है। आगे ये है कि जो प्रभाकर वर्धन की बेटी थी उसका नाम था राजश्री। ठीक है, तो राजश्री को बेसिकली किडनैप कर लेते हैं, मतलब बेसिकली शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो राजश्री को बेसिकली एक शशांक नाम का रूलर था, शशांक रूलर था, तो उसने सोचा कि हम इसे शादी वादी कर लेते हैं। तो इसी टाइम पे जो मतलब मौखरी डायनेस्टी की वो क्या थी, क्वीन थी, प्रिंसेस थी। ठीक है, तो ऐसा होता है, देखिए मैं बताती हूँ कहानी क्या है। ये आपकी मौखरी डायनेस्टी जहाँ की प्रिंसेस है आपकी राजश्री, और यहाँ पे गौड़ डायनेस्टी बंगाल के पास थी। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है इसका, ये बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पे गौड़ डायनेस्टी थी। और उस गौड़ डायनेस्टी का जो किंग था इसका नाम था शशांक। ठीक, तो शशांक ने इन्वेट कर लिया राजश्री को, मतलब बेसिकली वो कर लिया, क्या कहते हैं, किडनैप कर लिया। तो ये जो प्रभाकर वर्धन ने बेसिकली सोचा कि हम इसको बचाते हैं, तो प्रभाकर वर्धन ने अपने बेटे को भेजा राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन को शशांक ने किल कर दिया, राज्यवर्धन नहीं बचता है। उसके बाद जो आपके छोटे हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने ये सब देखा था, बाद में मतलब जो राज्यवर्धन उनकी डेथ हो जाती है, जो राजश्री का पति होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो बाद में फिर जो मतलब गहरवर्धन था, फिर जो यहाँ पे जो इनका मतलब जो इनका यहाँ का राजा रहता है, तो ये जो है इनको जब छुड़ा के लाता है, तो वहां से आपका जो गौड़ डायनेस्टी है, आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी, आपकी कन्नौज वाली डायनेस्टी, वो सब एक हो जाती है। ठीक, और इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है वो आता है कि हर्षवर्धन का नाम। हर्षवर्धन का नाम, हर्षवर्धन क्या है, वो प्रभाकर वर्धन का बेटा है। तो जब क्योंकि जो राजश्री को बचाने बचाने का काम था, उसमें उसके भाई की भी डेथ हो जाती है राज्यवर्धन की, और फादर की भी डेथ हो जाती है प्रभाकर वर्धन की। तो बहुत जब हर्षवर्धन बहुत छोटे होते हैं तभी उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, और ये जो राजा बनते हैं वो कहाँ के राजा बनते हैं, वो जो ये वाला एरिया है आपका, इस एरिया के ये जो है राजा बनते हैं। ठीक, इनके टाइम तक आते आते जो कन्नौज वाला रीजन है, यूपी का कन्नौज वाला रीजन, जहाँ पे पुष्यभूति मौखरी सबको मिला के जो कन्नौज वाला रीजन है, जहाँ के राजा बनते हैं आपके हर्षवर्धन, ये कन्नौज रीजन सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड था। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गंगा यमुना जो रिवर है, उनसे उनकी वजह से, और भी बहुत सारी रिवर है, सोन, पुनपुन, गंडक, कोसी, ये सारे जो रीजन है उसकी वजह से जो एरिया है बहुत ज्यादा फर्टाइल था। इसके अलावा जितने भी इन्वेजन हो रहे थे वो सब इस रास्ते से होते थे। इस रास्ते से होते होते यहाँ तक आते आते वो इन्वेडर्स नहीं पहुंच पाते थे, तो ये वाला जो एरिया है बहुत सेफ भी था। इसीलिए हर्षवर्धन के टाइम तक आते आते, मतलब ऑल दो हर्षवर्धन को आप इतना बड़ा या इतना पावरफुल किंग नहीं कह सकते, लेकिन इनके टाइम तक आते आते किसी भी तरीके का इन्वेजन इंडिया में नहीं हो रहा था, तो कन्नौज बिकेम द सेफेस्ट प्लेस। और जो हर्षवर्धन है, ये इंडिया के हिस्ट्री में कहते हैं सबसे लास्ट हिंदू रूलर था। इसके बाद आप जितने भी रूलर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपके मुस्लिम रूलर हैं। यानी मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत जैसे कि इस्लाम की शुरुआत के साथ होती है, जो लास्ट जो आपके हिंदू रूलर के बारे में हम पढ़े वो हर्षवर्धन ही है। तो ये वाला जो रीजन है, इतने एरिया तक पूरा का पूरा कन्नौज फैल जाता है, क्योंकि एक इनको लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता है, और लैंड रेवेन्यू के साथ कोई भी इन्वेजन से भी ये फ्री रहते हैं। तो हर्षवर्धन ने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके एक तो लैंड एरिया बहुत फर्टाइल था, तो इसने बहुत सारा डोनेशन दिया। इसके टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी को फर्टाइल करने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को अब और ज्यादा अपलिफ्ट करने के लिए हर्षवर्धन ने क्या बोला कि 100 गांवों का, 100 गांवों का जो लैंड रेवेन्यू आता था वो सब का सब नालंदा यूनिवर्सिटी में देता था, ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी और ज्यादा मतलब फली फूले। इसके अलावा कहते हैं कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ का जो फेयर लगता था, उसमें अब इनकी जो बुक है उसमें ये बातें लिखी हुई है हर्षवर्धन की बायोग्राफी में, कि जब कुंभ के मेले में हर्षवर्धन जाते थे वो अपना सब कुछ वहां पे डोनेट कर देते थे, इसके बाद फिर नए सिरे से अपनी सारी चीजों की शुरुआत करते थे। सब चीजों का डोनेशन का मतलब जितना भी साल भर की रेवेन्यू जो भी इनके पास बचता था वो सबका सब वहां पे डोनेट करके आते थे। तो ये सब डोनेट करने के बाद भी इतनी कैपेसिटी थी कन्नौज के पास कि वो फिर से सर्वाइव कर जाता था। क्यों? क्योंकि वहां का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, उस फर्टाइल लैंड में इनको अच्छा खासा लैंड रेवेन्यू मिल जाता था। राइट, अब इसके बाद जो है बेसिकली जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय पे एक जो हमने बताया था आपको कि उस समय तक बहुत सारे जो चाइनीज पिलग्रिमेज है वो इंडिया आया करते थे। इंडिया में मतलब इंडिया के रूल्स के बारे में बहुत सारी बातें ये लोग जो चाइनीज पिलग्रिमेज है वो क्या करते थे। तो पहले हमने नाम सुना था फाइयान, वो फाइयान इंडिया में आया था, और इनकी हर्षवर्धन के टाइम पे आपको पता है ह्यूएन इंडिया आया था। और जब ह्यूएन इंडिया में आता है और वो उनसे बेसिकली हर्षवर्धन से मिलता है, तो हर्षवर्धन ने उसको मतलब काजी यानी कि जज की पोस्ट
असाइन किए। तो हर्षवर्धन के टाइम पे बहुत दिनों तक में इंसान इंडिया में रहता है और यहाँ पे रह के उसने सी यूची नाम की बुक लिखी थी। और ये क्वेश्चन एसएससी का सबसे सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन किसके टाइम पे इंडिया आए थे। तो हर्षवर्धन सॉरी ये ह्यूएन सांग किसके टाइम पे इंडिया आए थे। तो हर्षवर्धन के टाइम पे वो इंडिया आए थे। उनकी जो बुक है उसका नाम है सी यूची। इसके अलावा हर्षवर्धन को जाना जाता है और भी जो ऑटोबायोग्राफीज हैं और ये जो बुक्स हैं उनके लिए। तो हर्षवर्धन के जो बेसिकली जो पोएट थे, हर्षवर्धन के जो पोएट थे उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित नाम की बुक लिखी थी। हर्षचरित जो बुक है वो बायोग्राफी है जिसमें हर्ष का कैसे कैसे पावर मतलब इमरजेंस कैसे होता है और हर्ष ने फिर चीजों को कैसे डिफीट किया और बाद में हर्ष जो हर्षवर्धन है वो कैसे पावरफुल किंग बने, वो सारी की सारी बातें बाणभट्ट ने लिखी है और ये सारी की सारी चीजें आपके संस्कृत में लिखी हुई है। इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी और पार्वती परिणय, परिणय का मतलब होता है शादी, तो पार्वती जी की शादी के बारे में और कादम्बरी, तीन बुक आपकी बाणभट्ट ने लिखी है। एक तो हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती परिणय। फिर हर्ष मतलब एक खुद भी एक मतलब कल्चर्ड पर्सन था जिसको बहुत ज्यादा मतलब कल्चर और लिटरेचर में इंटरेस्ट था। तो उसने खुद भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। उसमें जो उसकी जो बुक्स है उसका नाम है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ठीक है, जो प्रियदर्शिका और नागनंदा है ये सभी जो बुक्स है ये पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताती हैं। तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, पॉलिटिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ हर्ष, वो जो सारी बातें वो रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका में लिखी हुई है। और इसके अलावा मतलब जो हर्ष है उन्होंने हरिदत्त और जयसेन को भी अपने कोर्ट में पेट्रोनाइज किया हुआ था। हर्षवर्धन के टाइम पे आपको हरिदत्त और जयसेन का नाम भी मिलेगा। तो बेसिकली हमसे हर्ष के बारे में क्या पूछते कि इंसान किसके टाइम पे आया था, वो हिंदू रेनेसां का सबसे लास्ट रूलर है। और जो बेसिकली हर्ष का राइज हुआ है जब उनके फादर प्रभाकर वर्धन और उनके भाई सबके डसे आए थे। तो बहुत अर्ली एज में हर्ष राजा बन जाता है। हर्ष ने आपके ये क्या नाम है ह्यूएन सांग को कौन सी पोस्ट दी थी, तो जज की पोस्ट अपॉइंट की थी। इसके समय पे जो इसकी बायोग्राफी है वो इसके पोएट बाणभट्ट ने लिखी थी, इसको हर्षचरित कहते हैं। इसके अलावा जो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी वो संस्कृत में लिखी हुई है। इसके अलावा जो बुक इसने हर्ष ने लिखी है मतलब उसकी पोएट ने लिखी है वो है कादम्बरी और पार्वती परिणय। हर्ष खुद भी बुक्स लिखते थे जिसमें उनकी फेमस बुक है आपकी रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। इसके अलावा उन्होंने हरिदत्त और जयसेन को भी पेट्रोनाइज किया था। राइट, अब देख लेते हैं कि हर्ष ने किन किन धर्मों को, किन किन रिलीजन को बेसिकली पेट्रोनाइज किया है। तो हर्ष के बारे में कहा जाता है कि ही वाज अ सेवाइट। अब इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर हिंदुइज्म की बात किया जाए तो हिंदुइज्म को आप दो पार्ट में क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, या तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक को हम कहते हैं शैवाइट, ये शैविज्म। दूसरे को कहते हैं वैष्णविज्म और थर्ड को हम कहते हैं शाक्तिज्म। तो जो शैविज्म होते हैं, शैविज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नायनार और अलवर, अलवर और नायनार। वैष्णवाइट को हम शगुन और निर्गुण में डिवाइड करते हैं। और फिर शाक्तिज्म। तो देखिए शैविज्म जहाँ पे शंकर की पूजा की बात होती है वो हो जाता है आपका शैविज्म। वैष्णविज्म जहाँ पे आपकी विष्णु की पूजा होती है वो वैष्णविज्म। जहाँ शक्तिज्म यानी कि जो गॉडेस की जहाँ पे पूजा होती है वो होता है शाक्तिज्म। तो बेसिकली जो शाक्तिज्म का सेंटर है वो आपका बंगाल है। बंगाल में आज भी आप देखिए कि तो दुर्गा की सबसे ज्यादा पूजा होती है। शैविज्म का जो मेन सेंटर है वो आपका साउथ इंडिया का है और वैष्णविज्म का जो मेन सेंटर है वो हमेशा नॉर्थ इंडिया का है। इसी तरीके से जो बुद्धा में भी हमने आपको पहले ही बताया कि बुद्धा में भी डिवीजन हुआ है। बुद्धा में जो डिवीजन हुआ है वो हमने कहा एक है आपका हीनयान और दूसरा है आपका महायान। महायान क्या है, जहां पे बुद्धा की आइडल बना के पूजा की गई, मूर्ति बनाई गई। और हीनयान जहां पे बुद्धा के सिंबल्स का यूज किया गया है। ठीक, अब इसके बाद बुद्धा के बाद जो जैनिज्म है, जैनिज्म के बारे में कहते हैं जैनिज्म के दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक कहते हैं दिगंबर और दूसरे को हम कहते हैं श्वेतांबर। जो लोग जैन धर्म में सफेद कपड़े वगैरह पहनते हैं वो होते हैं श्वेतांबर। और आपने देखा होगा बहुत सारे जो जैन सेंट्स हैं वो लोग बिल्कुल नेकेड होकर सारी बातें बताते हैं, वो होते हैं दिगंबर। तो दिगंबर जैन सेंट और श्वेतांबर मतलब जैन सेंट। धीरे धीरे हमने पता है कि जो जैनिज्म है वो इंडिया से धीरे धीरे गायब होता चला गया और बुद्धिज्म तो कहीं ना कहीं बचा, लेकिन जो है हिंदू धर्म ने उसको भी कहीं ना कहीं अपने में इनकलकेट कर लिया। मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म ने केवल बुद्धा और जैना को नहीं बल्कि हर तरह की चीजों को अपने में इनकलकेट करते चले गए। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइबल एरिया में जब गए तो वहाँ पे सांपों की पूजा होती थी, तो सांप को जो है शंकर जी के गले में डाल दे कि हमारे तो देखो हम तुम्हारा गॉड हमारा गॉड अलग ही नहीं है। कहीं पर उन्होंने देखा कि मतलब ट्रीज की पूजा होती थी तो उन्होंने कहा कि
पीपल अश्वमेधम अश्व मतलब जो आपके श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। फिर कई लोग पक्षियों की पूजा होती थी, उन्होंने कार्तिकेय को बैठा दिया, ये और सरस्वती जी को बैठा दिया फैन के ऊपर, तो मतलब उन्होंने कहा देखो चिड़िया भी हमारे में है। फिर उसके बाद जहाँ पे ऐसे लोगों की पूजा होती थी, आपको समझ में नहीं है कि ब्लाइंड की मतलब एनिमल को प्रेस करें मतलब ह्यूमन को प्रेस करें, तो हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म ने क्या नरसिंह ला दिया, जो नरसिंह अवतार था हिरण्यकश्यप वाला। तो हर जगह कहीं ना कहीं जो हिंदुइज्म है वो डोमिनेट करता गया, और बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज जो जैनिज्म है वो इंडिया से धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बुद्धिज्म इंडिया में सर्वाइव कर पाया क्योंकि वो मिडिल मैन पाथ है, जहाँ पे बोधिसत्वास का कंसेप्ट ला दिया गया, ताकि बोधिसत्वास का कंसेप्ट लाया गया ताकि जो है बुद्धिज्म इंडिया से खत्म ना हो। ये बोधिसत्व का कंसेप्ट क्या है कि मतलब इन लोगों को निर्वाण मिलने वाला है, इनको इनका निर्वाण मिलने वाला है, पर ये निर्वाण ले नहीं है। बुद्धिज्म में मतलब कहते हैं कि संघ में प्रवेश कीजिए, हर कोई तो संघ में जा नहीं सकता, तो मतलब हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ क्या संघ में जाके रहेंगे? तो इसमें जो है कि आप बुद्धा के जो आइडियल्स है, बुद्धा के आइडियल्स को अपने घर में प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। जिस दिन तुम एकदम अच्छी अवस्था में पहुंच जाओगे, ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे जहाँ के ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें निर्वाण मिल सकता है, या आप अपने बुद्धा की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो बोधिसत्व आपके दरवाजे खुद चल के आएंगे, वो आपके सर पे हाथ रखेंगे और अपनी सारी एनर्जी आपको दे देंगे, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। तो वहीं से आपके बुद्धा में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया। तो इस वजह से बुद्धा तो कहीं ना कहीं इंडिया में सर्वाइव कर गए। तो जिस धर्म को, जिस रिलीजन को आपके हर्षवर्धन ने पेट्रोनाइज किया था, वो महायान बुद्धिज्म ने इसमें बुद्धा की मूर्ति वगैरह बनवाई थी। इसके अलावा उसने हिंदुइज्म में शैवाइट्स को प्रमोट किया, ठीक है, तो हर्षवर्धन को बेसिकली जाना जाता है बुद्धाई बुद्धिज्म और आपके शैवाइट्स के लिए। लेकिन लेटर धीरे जब आपका कुंभ का फेयर वगैरह लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हर्षवर्धन है वो हिंदुइज्म की टुवर्ड्स का इंक्लिनेशन बढ़ जाता है, यानी ब्राह्मण्स के टुवर्ड्स का इंक्लिनेशन बढ़ जाता है, और जो आपका बुद्धिज्म है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। तो बेसिकली इन्होंने जो है सपोर्ट तो दोनों को किया था, लेकिन लेटर में बुद्धिज्म कमजोर पड़ जाता है और आपका जो शैविज्म है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यानी ब्राह्मणिज्म अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये जो बात थी आपकी, वो थी आपकी हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन को जिसने मतलब लास्ट हो जाएगा वो है आपका वाकाटक डायनेस्टी। जो वाकाटक डायनेस्टी, ये सेंट्रल मतलब जो आपका सदर इंडिया का पार्ट है, डेक्कन पार्ट है, वहां पे ये लोग थे। इनका जो रूल वो है, मतलब अगर आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो मालवा से गुजरात, मालवा वाला जो रीजन है वो आपका एमपी का जो रीजन है उसको मालवा रीजन कहते हैं। मालवा से गुजरात वाला जो रीजन है ये आपकी वाकाटक डायनेस्टी का था। इनकी नॉर्थ में तुंगभद्रा रिवर थी और साउथ में अरेबियन सी था, ठीक है। और ये लोग छत्तीसगढ़ तक जो है फैले हुए थे। मैंने मालवा, तो मालवा के पास में छत्तीसगढ़ है। ये जो वाकाटक डायनेस्टी थी बहुत लंबे टाइम तक इंडिया में रूल नहीं कर पाती है। बहुत जल्द ही जो सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आपको बताया था कि दी डायनेस्टी गॉट द मेट्रियार्की, जहाँ पे जो मदर के नेम को जो किंग है वो होल्ड किया करते थे। तो वाकाटक डायनेस्टी को जिसने रिप्लेस किया वो आपके सातवाहन से। सातवाहन से जब इनको रिप्लेस कर लिया तो सातवाहन आपके गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे, यानी गुप्तास अभी सातवाहन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए थे। इस जो रूल का मतलब इस वाकाटक डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है उसको हम कहते हैं विंध्य शक्ति, ठीक है। और विंध्य शक्ति का जो नाम है विंध्य शक्ति, क्योंकि जो मालवा वाला रीजन है वहां पे आपका विंध्य टेम्पल है, सॉरी विंध्य माउंटेन है। इस माउंटेन में एक गॉडेस का टेम्पल जिसको विंध्याचल गॉडेस कहते हैं, विंध्याचल गॉडेस, और उन्हीं के नाम पे इसने जो है अपना जो बेसिकली अपना नाम है उसको डिराइव किया था। तो इसी के इंडिया में इसके जो वाकाटक डायनेस्टी इसको हम जानते हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें आपके पोस्ट मॉडर्न एरा की थी। यहाँ से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई। कल से हम शुरू करेंगे आपका मिडाइवल। हार्डली 3 से 4 दिन में आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। मिडाइवल हिस्ट्री तो ऑल अबाउट द स्टोरी एंड ऑल अबाउट द लिसनिंग एंड लर्निंग, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन है। एक बार आपका एंशिएंट और मिडाइवल हो जाता है, एंशिएंट और मिडाइवल का एक टेस्ट ले लीजिए 50 क्वेश्चन का। एक बार टेस्ट पेपर आपको पहले दे देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे क्लास में, ठीक। एंशिएंट और मिडाइवल आपका ताकि तैयार हो जाए, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आपकी मॉडर्न इंडिया। कल से आपका मिडाइवल हिस्ट्री का सेक्शन है वो अगर आने वाले जो मंडे या ट्यूसडे तक आपका मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट भी रख लेंगे। टेस्ट क्या होगा कि आप जैसे मैंने हम लोगों ने पहले भी चीज किया है कि आप लोग पहले से क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस क्वेश्चन। आई बात समझ में? इतनी बातें समझ में आई? कल से आपका मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया है। एक अलग से क्लास लेके आपका सदन हिस्ट्री का जो चोल चेल पाने वाला है वो अलग से बता देंगे, ठीक। इतने में कहीं कोई दिक्कत समस्या सब समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन करिए। Who among the following Pushyabuthi ruler assumed the title of Param Bhattarak Maharaja Dhiraj? Very good. The Chinese ruler traveling when sang India visited India during the period of which Indian emperor? Harsh.
Which of the following dynasty of the post-Gupta era was Iranian origin? Iranian कौन थे इनमें से? अभी इसके बारे में पढ़ा. Maukhri, very good. ये बताइए during which Gupta king's reign did the Chinese traveler Fayan visit India? फायर इंडिया कब आया था? कल इसकी बात की थी. चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था या स्कंदगुप्त के टाइम पे आया था? श्योर और नॉट? यस और नो? वेरी गुड. फायर आया था फेमस चाइनीज पीरियड चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम. ठीक. तो यहाँ से जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है. अब देखिए एक बार क्विक रिकैपिचुलाइजेशन देख लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का. हमने आपसे कहा था एंशिएंट हिस्ट्री को हम ऐसे देखते हैं कि अगर बीच का जो फेज है ये है जीरो और इस जीरो का मतलब है बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और ये जो जीरो का फेज है इसको हम कहते हैं हिस्ट्री की भाषा में पोस्ट मॉडर्न एरा. इस पोस्ट मॉडर्न एरा के क्योंकि बर्थ ऑफ क्राइस्ट इसी टाइम पे हो तो इसके पहले के जितने भी इवेंट है इसको हम बीसी में और इसके आगे के जितने भी इवेंट है इसको एडी में डालते हैं. बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है आपकी स्टोन एज के साथ और उस स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया. पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. इसके बाद जो टाइम था वो था आपका कैल्कोलिथिक. कैल्कोलिथिक के बाद में हमने देखा कि जब सोसाइटी अपने पीक पे पहुंच गई तो उसको हमने आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दिया. फिर है आपका वैदिक कल्चर जिसमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक 2 फेज में हमने इसको डिवाइड किया. और वैदिक कल्चर के बाद हमने देखा 600 बीसी के बारे में. और 600 बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो रिलीजियस लेवल का चेंज और दूसरा है पॉलिटिकल लेवल का चेंज. रिलीजियस लेवल पे हमारे इंडिया में 2 नए रिलीजन की शुरुआत होती है. एक था आपका बुद्धिज्म और दूसरा था जैनिज्म. और रीजन के बेसिस पे 16 महाजनपद का कांसेप्ट हमने इमर्जेंस में देखा था. इन 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है. और पावरफुल होने के बाद इन यहाँ पे हमने पढ़ा था ये बहुत सारी डायनेस्टी आती है. इसमें हरियर डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? हरियर डायनेस्टी और हरियर जो नंद डायनेस्टी को फिर रिप्लेस किया चंद्रगुप्त मौर्य ने. और यहाँ से मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई थी. मॉडर्न एरा के बाद हमने देखा पोस्ट मॉडर्न एरा जहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे किंग बनते हैं. फिर पोस्ट मॉडर्न एरा के बाद जो था वो था गुप्ता पीरियड. वो गुप्ता पीरियड में जरा किंग के नाम बताइए. उसके स्टैब्लिश किसने किया सबसे पहले? श्रीगुप्त को रिप्लेस किसने किया? श्रीगुप्त को रिप्लेस किया किसने? घटोत्कच. फिर घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त. फिर चंद्रगुप्त सेकंड. घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त आएगा. श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त. गुप्ता के बाद फिर हमने देखा पोस्ट गुप्ता. और पोस्ट गुप्ता के बाद जहाँ पे खत्म हुआ वो आपका हर्षवर्धन. हर्षवर्धन तक हमारा बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है. तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत है और जहां तक की बात हुई है वो पूरा काम शुरू हुआ स्टोन एज से लेके हर्षवर्धन तक के जो रूल है उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर लेके चलते हैं. अब मिडिवल हिस्ट्री जब खत्म हो जाएगी तब वी विल डिस्कस द टेस्ट पेपर जहाँ पे मुझसे जो टेस्ट वाले जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे. एक बार आप क्या करिएगा कि पूरी हिस्ट्री हिस्ट्री को रिवाइज कर लीजिएगा. सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट आवर मिडिवल सेक्शन ऑफ द हिस्ट्री जो कि 4 से 5 दिन में आपकी खत्म हो जाती है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है. उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. बाकी एंशिएंट और बाकी मिडिवल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. तो बताइए आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं कोई से भी कोई डाउट है, कोई इशू है? अनमोल, अभी कहीं से कोई डाउट? ठीक है. ओके. जब कोई डाउट नहीं तो फिर कैन वी रैप अप द सेशन? कल से फिर मिडिवल हिस्ट्री शुरू करें. ओके.
तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना। लेकिन आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएगी, क्योंकि अभी भी इतना ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, बट स्टिल यू जस्ट फॉरगॉट इट ऑल दोस थिंग्स। तो एक बार पूरी पीपीटी पर रिवाइज कीजिएगा। 108 डेज इज नॉट अ बिग डील, उसमें बहुत सारी चीजें तो क्वेश्चन वगैरह में चल जाएंगी। एक बार आप पूरी पीपीटी रिवाइज कर लेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, फिर आज क्लास में बस यहीं तक, कल की क्लास में शुरू करते हैं आपकी मेडिवल हिस्ट्री। थैंक यू सो मच गाइस।